तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से द रिटर्न ऑफ द बैचलर का न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बून और इयोन और गोंग जा रहे होते हैं वापस। तो उसके फादर कह रहे होते हैं वो फाइनली जा रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे अचानक आए थे। हाँ, उन्हें अपने अपने प्लेस पर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये देखकर राहत मिली कि वो कितनी मैच्योर हो चुके हैं। लेकिन इयोन को हारिन से क्या शिकायत है। तो हमारे एमसी के ये बात सुन के पसीना छूट जाता है और कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो उसके फादर पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं कि और तुम्हारे स्टूडेंट कैसे हैं। तो हमारा एमसी भी कहता है कि मैं थोड़ा वरी हूँ इसके लिए, क्योंकि अटैक ट्रेनिंग की लिमिट उन्हें थका रही है। ये उस इंटरनल एनर्जी की टॉप लेवल से होना चाहिए जिसका यूज वो सीमित प्लेस में लड़ते समय करते हैं। तो उसके फादर भी बोलते हैं फिर उन्हें किस तरह हेल्दी होने की जरूरत होगी, क्या तुमने इसके लिए कोई प्लानिंग सोची है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ, इस पर मैंने बहुत ज्यादा ध्यान से विचार किया है। मैंने उनके लिए एक हर्बल डिकोटेशन बनाया है। तो उसके फादर भी बोलते हैं कि वो हर्बल डिकोटेशन। फिर हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी अपने किचन में होता है और वहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियां होती है। तो हमारा एमसी कहता है चलो इंग्रेडिएंट्स पर नजर मारते हैं, और देखते हुए कहता है कि मेरे पास कुछ मेडिसिनल जड़ी बूटियां हैं। जब मैंने हारिन को पहाड़ों से बचाया था, मैं इन्हें अपने द्वारा इकट्ठा की गई नई दवाइयां के साथ मिलाकर उनके लिए एक बेहतरीन मेडिसिन बना सकता हूँ। और एक जड़ी बूटी को उठा लेता है और कहता है सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे उन्हें अपनी सहन शक्ति प्राप्त करने में हेल्प करेगी। ये और भी बेहतर होगा कि अगर ये प्रकार की डिवाइन मेडिसिन बन जाए जो लगातार सेवन से बच्चों को कीवाई विकास को बढ़ाएगी। और अपने मन में कहता है 100 ऊ को आधार बनाकर मैं इसमें एक्स्ट्रा गोलस फ्रॉम द ईस्ट को जोड़ूंगा और इसे उबाल लें गुब्बारे के फूलों और सिनीडियम के साथ, सब एक साथ। उसे क्या करना चाहिए। फिर हमारा एमसी उसे बनाने लगता है और एक पंखे से आग को जला रहा होता है और हमारा एमसी बस सोच रहा होता है बच्चों को पढ़ाने से तुम कई अलग अलग चीजें के बारे में सोचते हो। एज अ टीचर की ड्यूटी उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाने का दबाव और चुनाव मुझे करना ही होगा। तुम्हारे लिए भी ऐसा ही रहा होगा मेरे मास्टर। मुझे याद है कि वो मेरे लिए इस तरह का काढ़ा बनाया गया था। मुझे यकीन है कि उन्हें कई डिफिकल्ट रास्ते का सामना करना पड़ा होगा, खासकर इसलिए क्योंकि मेरा रास्ता मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग लेने से पहले एक स्कॉलर बनने का था। उन्होंने दिन रात यही सोचा होगा कि मुझे बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाया जाए, ठीक वैसे ही जैसे मैं अभी अपने स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा स्टूडेंट था, तुमसे सीख रहा था मेरे मास्टर, और अब मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम अभी भी जिंदा होते और अगर हम एक साथ इस दुनिया में वापस आ गए तो तुम ये सोचकर खूब हंसते हो कि समय कितना बदल गया है। उन्होंने मुझसे कहा कि इसे अपनी स्मृति से मिटा दो, लेकिन ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये अभी भी पूरी तरह स्पष्ट है कि उन्होंने डेमन लॉर्ड को कब हराया और अपनी जिद का सामना किया। मेरे दो मास्टर ने मुझसे कहा कि मैं भूल जाऊं कि वो कभी थे और हमेशा खुश रहूं, लेकिन मैं अपने दिमाग से तुम्हें कभी नहीं मिटा सकता। और इमोशनल हो जाता है एकदम, और वो कह रहा होता है क्या ये वही फीलिंग है जो उन्होंने उस समय महसूस की थी। मुझे उस समय इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं एक टीचर के दिल के बारे में थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ। मैं अभी इस पल का आनंद ले रहा हूँ। मेरे पास कोई बड़ा होप नहीं है, ना ही गोल, ना ही इच्छा। मैं अपने करंट सिचुएशन में सेटिस्फाइड हूँ। ये फैक्ट कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने प्रीसियस स्टूडेंट के लिए, अब ये मेरी खुशी बन गई है। ये सही है, ये एक टीचर का हार्ट है। ये एक टीचर द्वारा अपने डिसाइपल की देखभाल करने का तरीका है। पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, तो वही प्रेरणा हो गई जिसके कारण वो निरंतरण देने में सक्षम है। ये कंपेरिजन है। फिर हमें ठंडी के मौसम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी और हारिन जा रहे होते हैं बुक्स लेके, और हमारा एमसी कह रहा होता है क्या 1 साल हो गया। तो हारिन पूछती है कि क्या 1 साल हो गया। तो हमारा एमसी कहता है कि पिछले साल लगभग इस समय मैंने स्टूडेंट को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया था। तो हारिन में बोलती है कि वाओ 1 साल हो गया। तो वो भी अपने मन में कहती है कि अगर मैं सोचूं तो मुझे भी यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है। हमारे एमसी से वो पूछती है कि सभी बच्चे उन्होंने अपने हमले की सीमा को कंट्रोल करना सीख लिया है और वो पिछले 5 सालों से अपनी किवाई का विकास कर रहे हैं। वो एकेडमी एरिया में भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनमें से हर एक ने अपनी एलिमेंट्री लर्निंग पूरा कर लिया है। ये सब तुम जैसे ग्रेट टीचर के कारण पॉसिबल हुआ है। और हमारा एमसी ये बात सुन के वो कहता है कि इसका मेन रीजन ये है कि वो बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। 3 सबसे तेजी से बढ़ते स्टूडेंट सैन, सोनियोक और सूरिन पहले से ही 4 क्लासिक की ग्रेट लर्निंग पे हैं। वो इतनी तेजी से सीख रहे हैं कि मेरे लिए उनके साथ बने रहना डिफिकल्ट है। और तुमने भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग की है हारिन। तो हमारे एमसी से वो कहती है कि बच्चे उन्होंने मुझे बताया कि वो खुद अपनी प्रोग्रेस पर सरप्राइज है। वो
तुम्हारी और किस तरह देखते हैं वो भी पूरी तरह बदल गया है। तो हमारा एमसी कहता है कि शुरुआत में ये बहुत डिफिकल्ट था। तो हारिन अपने मन में कहती है, मैं जानती हूँ कि वो हमेशा ये नहीं जानते कि इसे कैसे व्यक्त किया जाए, ये तुम्हारा सही ढंग से एनालाइज कैसे किया जाए, लेकिन हर एक स्टूडेंट जानता है मैं ग्रेट टीचर हूँ। मैं भी लगभग 1 साल से स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल में बच्चों के साथ रही हूँ। शायद मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मैं भी उनका एक हिस्सा हूँ। 1 साल हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर हमें दिखाया था कि हारिन रेस्टोरेंट में आ जाती है और वो काम कर रही होती है और अपने मन में कह रही होती है कि मेरी इंटरनल इंजरी ठीक हुए काफी समय हो गया है। इंटायर माँ फैमिली इस बात से वाकिफ है, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। हर कोई जानता है कि मैं किसी भी समय जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मुझे जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं धीरे धीरे उनसे प्रत्येक के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बना रही हूँ। शायद ये इतना बुरा थॉट नहीं है कि सब कुछ भूल जाए, जिसमें बदला भी शामिल है, और बस यहाँ बिना किसी चिंता के आराम से जिए। इसके अलावा ये देखने भी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट वो जिस दुनिया से है वहाँ शांति और पीसफुल डे रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे दिल में प्रतिशोध की तलवार कुंद हो गई है। मेरा हार्ट बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। मैं उससे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। उससे मार्शल आर्ट सीखने से मुझे बदला लेने में हेल्प होगा। ये वो झूठ है जो मैं खुद से कहती रहती हूँ। मैं इस दुष्ट दुनिया में दूर रहती हूँ, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। अब सच में समय आ गया है, अगर मैं इसे और टालती रही तो मुझे यहीं बसना पड़ेगा। तभी ये पीछे से कोई बोलता है कि प्लीज एक बाउल नूडल्स दे दो। तभी हारिन भी बोलती है कि हाँ मैं इसे तुरंत लेके आती हूँ। लेकिन जैसे हारिन देखती तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो देखती तो वहाँ पर एक बंदा होता है और खा रहा होता है। तो हारिन कहती है कि बिग ब्रदर। सामने वाला बंदा भी देखता है, वो भी चौंक जाता है। हारिन वहाँ आती है और कहती है कि बिग ब्रदर मैं हारिन हूँ। तो वो बंदा भी बोलता है कि हारिन तुम सच में हारिन हो, तुम यहाँ कैसे पहुँच गई, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। वो दोनों आपस में मिलते हैं तो हारिन कहती है कि तुम जिंदा हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी, मैंने सोचा था कि तुम मर गए हो। तो वो बंदा भी बोलता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो हारिन। और दूसरी तरफ जियोंग और उस फादर भी देख रहे होते हैं। फादर हंसते हुए अपने कह रहे होते हैं कि वो उसके लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट पर्सन होगा, और दोनों गले लग के रोने लगते हैं। और वो बंदा रोते हुए कहता है कि जिंदा रहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हारिन बहुत रो रही होती है और वो भी कहती है कि मैं भी ग्रेटफुल हूँ कि तुम जिंदा हो। फिर वो दोनों हमारे एमसी के पास आते हैं, हमारे एमसी को ग्रेट करता है और कहता है कि मेरा नाम होचुंग यांग है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि मेरा नाम हियोनमा है। तो हारिन बोलती है कि वो मेरी तरह सिल्वर वाटर स्वॉर्ड सेक्ट का 7th जनरेशन का वारिस है। मैं उसे सेक्ट में अपना इकलौता बड़ा भाई मानती हूँ। तो वो बंदा भी बोलता है कि वो मेरे लिए फैमिली जैसी थी, मैं तुमको बता नहीं सकता कि उसे दोबारा पाकर मुझे कितनी राहत मिली है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि हेवन ने उसकी मदद की होगी। तो हमारा एमसी अपना मन में कहता है कि ये क्या है जो मैं फील कर रहा हूँ, कुछ तो है उसके बारे में बहुत अजीब और मिस्टीरियस बात है। ये डार्क और बना हुआ है, लेकिन जब मैं उसके अंदर देखता हूँ तो किसी भी खतरे का कोई निशान नहीं दिखता। क्या मैं गलत हूँ? वेल, उसका पूरा सेक्टर डिस्ट्रॉय हो गया। ये ब्लैक एनर्जी शायद उसका भयानक बदला लेने की इच्छा थी। हमारे एमसी से हारिन कहती है मैं उससे मिलने के बाद वापस आऊंगी। तो हमारा एमसी कहता है कि जरूर अपना समय ले लो, तुम्हें रेस्टोरेंट या स्कूल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है मुझे इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, मुझे यकीन है कि हारिन उसे देखकर बहुत खुश होगी। वो दोनों हमारे एमसी को ग्रेड करते हैं। हारिन कहती है कि अब मैं चलती हूँ, और उसका ब्रदर भी बोलता है कि इतने लंबे समय तक उसका देखभाल करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे एमसी के फैमिली के पास भी वो लोग आते हैं। हारिन कहती है कि आप लोगों ने मेरा बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखा है, और उसका ब्रदर बोलता है कि आपने उसके लिए जो भी किया है हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। और हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है एक डल फोर्ड भी फोर्डी है, ये वही पर्सन है जिसने ये रास्ता चुना है, मुझे उसे फील कराने में हेल्प करनी होगी, मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो जा रही होती है तो बच्चे रो रहे होते हैं, और वो बच्चों से लिपट के भी रो रही होती है। फिर हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपने कमरे में बैठा हुआ होता है और अपने मन में कह रहा होता है ये एक अच्छी चीज है, मैं भी यही सोचता हूँ कि लेकिन किसी कारण मुझे भी पीने की इच्छा होती है। जब से मैं इस दुनिया में वापस आया हूँ मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया है, ये कैसे फीलिंग है। मेरे दिल के कोने में एक अजीब सी फीलिंग बाहर आ रही है। मैं हारिन और होचुंग यांग बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। क्या मैं उस डार्क से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ जो मैंने उससे महसूस किया था। फिर हमारा एमसी वहाँ से गायब हो जाता अपनी पावर को यूज करके, और कहता है मुझे लगता है कि मुझे इसकी जांच करनी होगी। और वहाँ से जाते हुए कहता है अगर कुछ बुरा घट जाता है तो जैसे कि मेरा इंट्यूशन मुझे बताता है मुझे फेथ को फॉलो करना होगा। फिर हमें चांदनी रात दिया तेरे हाथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग माउंटेन पे चढ़ रहे होते हैं। तो हारिन कहती है कि हुनन प्रोविंस है। तो वो बंदा बोलता है कि हाँ मैं चौंगसा शहर में किसी को जानता हूँ जो हमारी हेल्प कर सकता है, वो हमें उन हेवनली डार्क एलायंस कमीनों के खिलाफ लड़ने में हेल्प कर सकता है, तुमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो भी मुस्कुरा के बोलती है कि हाँ ब्रदर। अपने मन में सोचती है कि मैं होचुंग से दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो कभी कभी बहुत भावुक हो जाता है जिसके कारण मुझे पहले तो उस पर भरोसा करने में हेजिटेशन हुई, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है और वो खूब हंसता है, वो एक अच्छा इंसान है। तो हारिन से वो बंदा
बंदा कहता है कि अब इस पहाड़ से गुजरना बहुत अंधेरा हो गया है, चलो पास में ही आग जलाते हैं। तो हारिन में बोलती है कि हाँ, हमने रेस्टोरेंट से निकलने के बाद से कुछ भी नहीं खाया है, और अपने मन में कहती है कि वो एकमात्र पर्सन है जिस पर मैं अब भरोसा कर सकती हूँ। तभी वो बंदा एक रैबिट मार के ले आता है। हारिन से कहता है कि देखो मैंने क्या पाया है हारिन। तो हारिन बोलती है कि वाओ, तुम्हें खरगोश कहाँ से मिला, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े शिकारी भी हो। तो मुस्कुरा के बोलता है कि मुझे उन कमीनों से भागते हुए पहाड़ों में जिंदा रहना सीखना पड़ता है। तो वो भी बोलती है कि ये तो इनक्रेडिबल है। तो हारिन बोलती है कि मैंने आग लगा दी है। तो वो बंदा कहता है कि ये तो कमाल है, बस एक मोमेंट रुको, मुझे अपना खाना तैयार करने दो। माओमिंग में तुम जिन लोगों के साथ रह रहे थे वो सच में बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे यकीन है कि तुम वहाँ हर किसी के करीब हो गए होगे, तुम्हारे लिए उन्हें छोड़ना डिफिकल्ट रहा होगा। तो हारिन कहती है कि मैं अपने फादर का बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, अगर मैं पीछे मुड़कर देखती रहूंगी तो ये मुझे और कमजोर बना देगा और मेरी ड्राइव को खत्म कर देगा। और अपने मन में कहती है कि मैं उनके पास वापस जाने की इच्छा से हार जाऊंगी। अब जब मैं तुम्हारे साथ इस रास्ते पर हूँ तो समय आ गया है कि मैं अपने हार्ट की तलवार को फिर से तेज करूँ। और अपने मन में कहती है कि मैं इससे हमेशा के लिए भाग नहीं सकती। तो वो बंदा बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैंने ये मुद्दा उठाया, मेरा तुम पर बोझ डालने का कोई इरादा नहीं था। क्या अब हम मास्क पर ध्यान दे सकते हैं? लेकिन हम देखते हैं कि हारिन अपने ख्यालों में खोई हुई होती है और अपने मन में कह रही होती है, मैं ये डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती कि माँ फैमिली कितना अमेजिंग था। मैं उनके साथ 1 साल तक रही हूँ, वो साल इतने सुंदर और अच्छे से भरा हुआ था कि मेरे फादर से बदला लेने के बारे में भूल गई। मैंने होचुंग के सामने स्ट्रॉन्ग और कठोर दिखने की कोशिश की, लेकिन मैं उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। अब मुझे बदला लेने के इस डिफिकल्ट रास्ते पर चलना होगा। भावुक यादें, विलासिता की वस्तुएं जिन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो बंदा भी बोलता है कि मुझे लगता है ये तैयार हो गया है, चलो अब खाना खाते हैं। और एक मांस का टुकड़ा देता है और कहता है कि देखो ये ले कितना अच्छा है, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। तो हारिन भी उसको लेती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। तो उसका ब्रदर बोलता है कि आराम से, अभी ये बहुत गर्म है। तो हारिन अपने मन में कह रही होती है कि कितना विचारशील, होचुंग हमेशा से ऐसा ही रहा है। और हमारे एमसी को याद करती है और कहती है कि किसी ऐसे पर्सन के विपरीत जो सब कुछ जानता है सिवाय इसके कि विचारशील कैसे बने, लेकिन वो ट्रस्ट वर्दी था। शायद इसलिए मुझे माओमिंग प्रांत में रहना सुरक्षित लगा, मुझे वहाँ अच्छा लगा क्योंकि जिस आदमी पर मुझे भरोसा था वो वहाँ था। और खाने लगती है गॉप 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 और कहती है ये इतना अच्छा स्वाद नहीं है। स्लीपिंग ड्रैगन रेस्टोरेंट में फूड बहुत बढ़िया था, मैं होप करती हूँ कि फिर से उसका टेस्ट खा पाऊँ। एक दिन सालों बीत जाने के बाद मैंने अपना बदला ले लिया, शायद तब मैं वापस जाके दोबारा उसे खा सकूंगा। मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि ये जल्द नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें कुछ समय लगेगा तो कोई बात नहीं। और रोते हुए खा रही होती है और कहती है कि लेकिन एक दिन, लेकिन नहीं, मुझे भूलना ही होगा। मैंने खुद से अनगिनत बार कहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उन्हें इतना याद करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि उसे अचानक से कुछ होने लगता है और वो कह रही होती है कि क्या मेरी बॉडी, आखिर ये क्या हो रहा है? तभी वो बंदा भी बोलता है कि हारिन क्या हुआ तुझे? तो हारिन बोलती है कि मेरी बॉडी अचानक से स्ट्रेंज महसूस कर रही है, इतना गर्म लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी फायर मेरे अंदर दौड़ रही हो। तभी वो बंदा कहता है कि हारिन संभालो अपने आप को। और हारिन जमीन पे गिर जाती है और कहती है कि मैं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ। ये घोचू अपने मन में हंसते हुए कहता है ये अजीब लगता है ना? मुझे पूरा यकीन है ये एक पावरफुल दवा है। तुम बहुत भोली हो हारिन, तुम खुद को होशियार दिखाने की बहुत कोशिश करती हो, लेकिन सब बेकार है। क्या तुमने नहीं सीखा है? ये तुम्हारे विचार से कहीं ज्यादा डरावना है। और हारिन अपने मन में सोच रही होती है कि घोचू अजीब तरह से बिहेवियर क्यों कर रहा है, मैं देख नहीं सकती। तभी वो बंदा अपना हाथ बढ़ा देता है और कहता है तुम्हारा मन भटकने लगा है। और तभी हमें पीछे से दिखाया जाता है एक ब्लू कलर की ऑरा को और उसे आवाज आती है मेरा गेस कभी भी गलत नहीं था। तो बंदा भी पीछे मुड़ता है और तभी कुछ देखता है और कहता है कि तुम। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उस बंदे के सामने होता है और एकदम बेडैफ लुक में दिख रहा होता है और कहता है कि तुम घोचो, तुमने उसे ड्रग दिया है। वो बंदा एकदम शॉक में होता है और हमारे एमसी से कहता है कि तुम बास्टर्ड, तुमने हमें कैसे ढूंढा है? लेकिन हमारा एमसी इसकी बात नहीं सुनता और डायरेक्ट हारिन के पास आता है और उसको चेक करता है। और दूसरी तरफ वो बंदा सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, वो ऑर्डिनरी टीचर नहीं लगता। दूसरी तरफ हमारा एमसी सोच रहा होता है उसकी पल्स फैली हुई है, उसके पूरी बॉडी के नर्व अजीब तरीके से मुड़ी हुई है। तभी हाथ में अपना कुछ एनर्जी लाता है और कहता है कि तुमको आराम करने की जरूरत है और उसके पेट पे हाथ रख देता है जिससे वो ड्रग निकलने लगता है और वहीं रुक जाता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है वाइट रीडिंग हमेशा इफेक्ट और अच्छा होता है। और पीछे से वो बंदा अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है क्या तुम सच में सोचते हो कि
अपना बचाव कम कर सकते हो और मेरे सामने सारा समय बर्बाद कर सकते हो। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए और यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। उसकी एनर्जी डेफिनेटली हायर लेवल के मास्टर के समान है और सीधा हमारे एमसी पे वो बंदा अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन हमारा एमसी भी हाथ में अपने डार्क की ब्लास्ट को रेडी कर लेता है और उसके ऊपर कर देता है, जिससे वो जकड़ जाता है। तो वो बंदा कहता है कि ये तो ब्लैक मैजिक है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वेल, ब्लैक मैजिक प्यार की थ्रीडिंग आधार है, इसलिए वो पूरी तरह से गलत नहीं है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि लेकिन ब्लैक मैजिक, मेरे फॉर्मर मास्टर ने मुझे ये वैल्यूएबल स्किल सिखाने के लिए बहुत मेहनत की है, मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम इसे ऐसे बेकार नाम से पुकारो। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि तुम मार्शल आर्ट की दुनिया से नहीं हो, इतना घटिया चाल चलने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तो हमारा एमसी गहरी आवाज में बोलता है, मैं आमतौर पर अपने दुश्मनों को पीसफुल मौत देता हूँ, लेकिन अब जब से मैं इस दुनिया में वापस आया हूँ, मैंने कभी भी इतने बेकार पर्सन का सामना नहीं किया। तो वो बंदा डरते हुए कहता है कि तुम क्या करने वाले हो। तो हमारा एमसी बोलता है, मुझे लगता है कि मैं उसकी परवाह उससे कहीं ज्यादा करता हूँ जितना मैंने सोचा था। और हमारा एमसी कुछ तो करता है जिससे वो और ज्यादा फैलने लगती है और उस बंदे के ऊपर कीड़े भी लगने लगते हैं। तो हमारा एमसी भी कहता है, इसे वॉर्म ऑफ डार्कनेस कहते हैं। वो धीरे धीरे मारते हैं क्योंकि एक बार शिकार मर जाता है तो वो भी मर जाते हैं। वो नहीं जानते कि अपने शिकार जल्दी कैसे मारा जाए, क्योंकि जब उनका शिकार मर जाता है तो वो भी मर जाते हैं। इसलिए वो अपना लाइफ बढ़ाने के लिए तुमको लंबे समय तक जिंदा रखेंगे। फिर हमें अगले सीन में दिखाई देता है, उस बंदे के ऊपर बहुत सारे कीड़े लगे होते हैं और वो बंदे के सिर्फ पैर बचते हैं और पूरा बॉडी खत्म हो जाता है। और हमारा एमसी हारिन को उठाता है और ले जाने लगता है। और हमारा एमसी कहता है कि तो फिर मैं तुमसे हेल में मिलूंगा। फिर हमारा एमसी अपने रूम में लेके आता है उसे। तो हारिन कहती है कि मैं कहाँ हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि रेस्टोरेंट में अपने कमरे में, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ सेफ हो। तो वो बोलती है कि होचुंग के बारे में क्या। तो हमारा एमसी कहता है कि अरे मैंने उसको गोप गोप करके मार डाला। तो वो एकदम मायूस हो जाती है और रोने लगती है और कहती है तो फिर अब मैं क्या करूँ। और दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि मैं उसे बदला लेने के दूसरे पहलू के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन वो पूरी तरह कंफ्यूजन की स्टेट में है। जिस पर उसने फैमिली की तरह भरोसा किया, उसी ने उसे धोखा दे दिया। और हमारे एमसी से कहती है, क्या तुम्हारे पास दारू है? दारू। हमारा एमसी कहता है, ओ हाँ रुक जाओ, मैं लेके आता हूँ। फिर हमारा एमसी दारू लेके आता है और वो अपने मन में कह रही होती है कि अब मैं यही कर सकती हूँ और उसका दोस्त बनना और उसके साथ शराब पीना, उसे एक अच्छे लिसनर की जरूरत है। हमारे एमसी से वो कहती है, क्या मैंने तुम्हें पहले कभी बताया है, सिल्वर स्वॉर्ड वाटर के डिसेंडेंट के 7th जनरेशन के सक्सेसर च्योल हाक गो डिवाइन स्वॉर्ड ऑफ मेटियोर, वो मेरे डैड थे। तो हमारा एमसी ये बात सुन के थोड़ा चौंकता है और अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन तो हारिन बोलती है कि मदर को कुछ बुरे लोगों ने मार डाला है जब वो मेरे फादर के साथ एक मिशन पर जर्नी कर रही थी। मेरे फादर ने उसकी मौत का बदला लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे उन्हें कोई अच्छा महसूस नहीं हुआ। तो हमारा एमसी ये बात सुनकर अपने मन में कहता है कि मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं थी, वो ये बात काफी समय से जानती थी। और वो रोते हुए कहती है कि लेकिन क्या मुझे अब भी बदला नहीं लेना है? फादर चले गए, सेट भी चला गया और घोचू भी चला गया, अब मैं क्या करूं? और गिलास वहीं गिर जाता है और वो टल्ली हो जाती है। तो हमारा एमसी इसके पास आता है और उसे संभालता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है, मैं सच में नहीं जानता कि इस तरह किसी को कैसे कंफर्ट किया जाए। किसी दूसरे के हार्ट को जानना टीचिंग या मार्शल आर्ट सीखने से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है। और हमारा एमसी उसको अपने ये कहाँ उसका सर रख रहा है। मुझे गाइस तुम लोग बताओ ये क्या कर रहा है भाई, मुझे जानना ये कर क्या रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोते हुए हमारे एमसी को पकड़ लेती है फेस और उसको पकड़ के ले चुम्मा चाटी करना स्टार्ट हो जाता है। पानी के लिए का चुम्मा चाटी हो गया है गाइस। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई चौंकते हुए कहता है, क्या लेडुगु वापस आ गई है? तो सिस्टर इन लोग कहती है कि हाँ, मैंने अभी भी उन्हें साथ साथ बाहर जाते हुए देखा है। तो उसके फादर कहते हैं कि लेकिन क्यों? दूसरी तरफ हमें हमारे एमसी और हारिन का दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों बहुत खुश होते हैं। हारिन कहती है कि मुझे लगता है कि हम बस आगे बढ़े और ये कर दिखाए। तो हमारे एमसी कहता है कि ये कहना थोड़ा अजीब नहीं है कि हमने इस उम्र में ये किया। तो हारिन बोलती है कि ये सच है, हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हमारी शादी हो चुकी है। और हमारे एमसी अपने मन में कहता है, एक समय ऐसा आया जब मैंने हारिन से बात करना शुरू किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि हम करीब आ गए हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, हारिन अपने मुंह पे हाथ रखती है और चौंकते हुए कहती है कि तुम्हारी बहन वापस आने पर काफी परेशान हो सकती है। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ बेशक, इयोन थोड़ा एंग्री हो जाएगी। वो चाहती थी कि मेरे और स्योहा गोंग के बीच कुछ हो, लेकिन उसके जाते ही चीजें इस तरह खत्म हो गई। तो हमारा एमसी उससे कहता है, तो क्या हुआ? वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। तो वो दोनों थोड़ा रोमांटिक होने लगते हैं। हमारे एमसी से वो कहती है कि तुम सही कह रहे हो, ये पहले ही हो चुका है। और अपने मन में कह रही होती है कि जब मैंने अपना सेट खो दिया और मैंने अपने मास्टर और फादर को खो दिया, अपने एकमात्र फैमिली को खो दिया और फिर मेरे ब्रदर ने बिट्रे कर दिया मेरे साथ, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं बचा अब। लेकिन मुझे यकीन है कम से कम एक पर्सन तो है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। हाँ, मैं अभी अपना बदला लेने की कोशिश रोक दूंगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। क्या मैंने शुरू में
कसम नहीं खाई थी कि एक चालाक पर्सन का बदला लेने में कभी देर नहीं होती, चाहे इसमें एक दशक ही क्यों न लग जाए, मैं बस। तभी वो दोनों स्कूल के अंदर आते हैं। वो पीछे से कहती है कि क्या मैं यहाँ कुछ समय और रुक सकती हूँ। ऐसे बच्चे देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और हारिन के पास आने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके फादर भी आते हैं। फादर उसके हमारे एमपीसी कहते हैं कि मौसम पहले से ही गर्म है, स्प्रिंग भी आ गया है और अब तुम 37 के भी हो गए हो। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, और स्टूडेंट भी बड़े हो गए हैं, अब वो लगभग 15 साल के हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ ये सही है, तुम अब सच में उन पर भरोसा कर सकते हो। एक ग्रेट टीचर होने के लिए शुक्रिया। जरा सोचो, क्या इंपीरियल एग्जाम जल्दी होने वाली नहीं है? और हमें बताया जाता है कि इंपीरियल एग्जाम एक प्रकार की स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है जो हर एकेडमी में इंटर के लिए जरूरी होती है। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, मैंने उन्हें अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी करने की प्लानिंग बना रहा हूँ। उन्होंने पहले ही एलिमेंट्री लर्निंग पूरी कंप्लीट कर ली है, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंट है कि वो एग्जाम में भी अच्छा करेंगे। तो उसके फादर कहते हैं कि उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए इंपीरियल एग्जाम करनी होगी जो उन्हें इंपीरियल एग्जाम के लिए योग्य बनाती है। मैं होप करता हूँ पहली कोशिश में ही पास हो जाए, इसे 2 बार यहाँ तक कि 3 बार भी लेना डिफिकल्ट होगा। तो हमारा एमसी भी कहता है कि इंपीरियल एग्जाम हर 3 साल में एक बार होती है और सबसे हालिया एग्जाम पिछले साल ही हुई थी। मैं अपने सभी स्टूडेंट को अगली इंपीरियल एग्जाम से पहले इन कराने की योजना बना रहा हूँ, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुझे जल्दी पेरेंट्स को नोटिफाई करना होगा कि उनके बच्चों के लिए इंपीरियल एग्जाम देने का समय आ गया है। और अपने मन में कहता है अगर वो तैयार नहीं है तो ये एक बात है, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग के लिए पहले ही पर्याप्त प्रैक्टिस कर लिया है, इसमें हेजिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पेरेंट्स के पास लेटर जाता है और उसमें लिखा हुआ होता है आपके बच्चे इंपीरियल एग्जाम के लिए पर्याप्त रूप से डेवलप हो चुके हैं। मैं उन्हें अपकमिंग एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड करने का डिसीजन लिया है। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश लोग अपने बच्चों के साथ उनकी पहली एग्जाम में शामिल होना चाहेंगे। यही रीजन है कि मैंने स्कूल से थोड़ी छुट्टी लेने का डिसीजन लिया है। वो अपने फैमिली के पास घर लौटेंगे, अच्छा और गर्म और खाना खाएंगे और एग्जाम देने से पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और अपने मन में कहता है कि उन्होंने स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल में अपने लाइफ को अच्छी तरह से बिता लिया है, लेकिन समय समय पर उन्हें घर की याद आती रहती है। मुझे यकीन है कि अपने पेरेंट्स के चेहरे को दोबारा देखने का विचार उन्हें घर की और भी ज्यादा याद दिलाएगा। मैं होप करता हूँ कि सभी लोग सेफ और अच्छे से पहुँच जाएं। मैं 3 को छोड़कर बाकी सभी को घर भेज दिया है, सेनयुक, सूरिन, सेन को। और हमारा एमसी बच्चों से कहता है कि तुम लोग मेरे साथ चलो। तभी वो लोग रूम में आ जाते हैं। तो हारिन कहती है कि ये 3 लोग यहाँ क्यों रुके हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि सैन के साथ उसके फादर ने मुझे लिखा है कि वो उसके साथ एग्जाम में नहीं आ सकते क्योंकि वो कसाई खाने में बहुत बिजी हैं। ये कोई बड़ी समस्या नहीं होगी क्योंकि उनका माओमिंग प्रांत है। जहाँ तक कि सूरिन का सवाल है, उसके पेरेंट्स नहीं है। तो हारिन कहती है कि वेल, मैं सुन्युक के बारे में थोड़ा सरप्राइज हूँ। तो हमारा एमसी अपने मन में सुन्युक के बारे में सोच रहा होता है और सुन्युक कह रहा होता है कि मैंने चाहता कि मेरे साथ भी उन असफल लोगों जैसा बिहेवियर किया जाए जिन्हें एग्जाम के दौरान अपने पेरेंट्स का हाथ थामना पड़ता है। तो हमारा एमसी कहता है कि यही उसने मुझसे कहा था। मुझे लगता है कि ये सन की वजह से है। इंपीरियल एग्जाम के विपरीत रीजनल और कैटेगरिकल एग्जाम अलग अलग शहरों में ली जाती है और रिजल्ट भी अलग अलग अनाउंस किए जाते हैं। मुझे लगता है कि वो सन के समान शहर में एग्जाम देना चाहता है और टॉप रैंकिंग प्राप्त करना चाहता है। तो ये बात सुन के हारिन कहती है कि वाओ, ये तो बहुत क्यूट है। तो हमारा एमसी कहता है कि खैर, वो उस प्रकार का बच्चा है जो कभी भी अपना अभिमान नहीं छोड़ेगा। और बच्चों से कहता है कि क्या तुमने अपनी जरूरत की हर चीज पैक कर ली है? तो बच्चे कहते हैं कि हाँ, हमने दोबारा भी जांच कर ली है। तो हमारा एमसी कहता है कि जो लोग नहीं जानते, हमारी एग्जाम गुआंगजोंग शहर में है, यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए ये एक डिफिकल्ट जर्नी हो सकती है। लेकिन मेरे 3 सबसे भरोसेमंद डिसाइपल के साथ मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है ना? तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ सर। फिर वो लोग अपने जर्नी के लिए निकल जाते हैं और वो लोग थोड़ी दूर तक चलने के बाद थक जाते हैं और बच्चे बैठ के खाना पीना खाने लगते हैं। रात हो जाती है तो वहीं सो जाते हैं और हमारा एमसी और हारिन बैठे हुए हैं तो उन लोग बच्चों को देखभाल कर रहे होते हैं और वो एक चट्टान से जा रहे होते हैं। तभी वो लोग को आवाज आती है, तुमको क्या लगता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तभी हमें कुछ गुंडों को दिखाया जाता है और वो गुंडा बोलता है कि धीरे धीरे अपना सामान नीचे रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन तभी वो हारिन को देखता है और अपने मन में कहता है वो पूरी वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत लड़की होगी। तो सुनियो कहता है कि डैम, ये तो डाकू हैं। और हमें बहुत सारे डाकुओं को दिखाया जाता है। मेन बॉस कहता है कि आज मेरा लकी दिन होना चाहिए, अगर तुम अपना सामान और उन 2 लड़कियों को सौंप तो मैं तुम में से बाकी लोगों को जाने दूंगा। तुम क्या कहते हो? तो हमारा एमसी अपने मन में गुस्साते हुए अपने मन में कहता है हारिन एक चीज है लेकिन सूरिन केवल, ये कितना बेकार है। और डाकू लोग बोल रहे होते हैं क्या तुमने हमारे बॉस की बात नहीं सुनी? उन सबको सौंप दो और तुम लड़के नाराज हो सकते हो। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे खुशी है कि कोई भी बच्चा डरा हुआ नहीं दिख रहा है। वेल, वो पहले से इस फैक्ट से अवगत है
कि हारिन और में मार्शल आर्ट मास्टर है, वो मार्शल आर्ट सीखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्हें यह भी सीखना होगा कि असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। शुरुआत में डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इस तरह का एक्सपीरियंस उनके मेंटल ट्रेनिंग में भी हेल्प करेगा। लेकिन इसे कैसे सामने लाया जाए? तभी उन बंदों को आवाज आती है कि सालो, मैं यहाँ से तुम्हारी बेकार स्मेल सूंघ सकता हूँ। तो बंदे गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की। और हमें दिखाया था ये सुनयुग ने बोला होता है और कहता है कि अगर तुम अपनी बेकार परवरिश को दिखाने के लिए जानबूझकर अश्लीलता कर रहे हो तो ये निश्चित रूप से काम कर रहा है। तो हारिन बोलती है कि सुनयुग और वो गुंडे भी बोलते हैं कि क्या वो बच्चा है जो अभी अभी बड़बड़ा रहा है? वो तो बस एक बेकार सा बच्चा है। तो दूसरा वाला बंदा बोलता है कि बॉस, हमें उन सबको मिटा देना चाहिए, उनकी हिम्मत कैसे हुई? तभी सूरिन हमारे एमसी के पास आती है और कहती है, क्या मैं इसका यूज कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि आपने अपने पीठ पर उस बड़े से बोरे में वेपन लपेटे हुए हैं। तो हमारे एमसी भी कहता है, ओ अच्छा ठीक है ठीक है। तो वो लोग वेपन ले लेते हैं। सेन कहता है कि हम अपने स्किल का ट्रेनिंग करने का मौका चाहते थे। और अपने मन में हमारा एमसी कहता है कि मैंने स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल के 3 प्रतिभाशाली बच्चों को कम करने का आका होगा। तो हमारा एमसी उन लोग से कहता है कि बहुत अच्छा, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। और दूसरी तरफ और वो लोग अपना वेपन ले रहे होते हैं। तो बॉस बोलता है, वो हमारे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है जैसे कि हम कोई मजाक हो, है ना? वो आपस में बड़बड़ा रहे हैं। सभी लोग से कहता है कि लड़कों को मार डालो और लड़कियों को हमारे सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दो। और उसके बंदे भी बढ़ जाते हैं अटैक करने के लिए और कहते हैं कि हाँ बॉस, आज खून बहाने से मत डरो। और हमारा एमसी कहता है कि प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली राल की छड़ियाँ के विपरीत ये असली लकड़ी की छड़ियाँ हैं जो सच में लोगों को चोट पहुंचा सकती है। हो सकता है कि तुमको इनकी आदत ना हो, लेकिन तुम जल्दी इन्हें सीख लोगे। तो सेन कहता है कि ठीक है, क्या हम शुरू करें? लेकिन सुनयुग पहले भागने लगता है और कहता है कि शांत रहना बंद करो और चलो, मैं उन्हें पहले दिखाऊंगा। तो सेन कहता है कि अरे रुक जाओ। तो सुनयुग सामने आ रहता और कहता है उन लोग से, मैंने यहाँ अपनी जगह बना ली है, मुझे आजमा कर देखो बेवकूफों। तो बंदे कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम उस लकड़ी की छड़ी से हमारा मुकाबला कर सकते हो? वो लड़के को सबक सिखाओ जाके। तो वो लोग बंदे अटैक करते हैं, लेकिन सुनयुग एक बंदे के पेट में अपनी छड़ी घुसेड़ को दूर फेंक देता है और एक बंदा पीछे से आता है अटैक करने के, लेकिन सुनयुग उसके अटैक को डॉज करता है और उसको धड़ाधड़ मारने लगता है। तो हमारा एमसी भी देख के कहता है कि वो बुरा नहीं है। तो हारिन कहती है कि वो भले ही छोटा हो, लेकिन 7 साल की किवाई कल्टीवेशन के उसके बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना दिया है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि लेकिन वो एनिमी एरिया में बहुत अंदर तक चला गया है, वो जल्दी एनर्जी से खत्म हो जाएगा। तो हारिन कहती है कि चिंता मत करो, वो अपने साथियों पर भरोसा कर सकता है। और हम देखते हैं कि तीनों लड़ रहे होते हैं डाकुओं से। तो सुनयुग कहता है सेन से कि तुम लेट हो। तो सेन बोलता है कि तुम ही तो हो जो दौड़ कर आए थे। तो सुनयुग कहता है कि तुमको अपना कदम उठाने से पहले उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। और वो बंदे मार खा रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या वो इतने तेज कैसे हैं? उसके बॉस की भी हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि ये तो इनक्रेडिबल है। और अपने मन में कहता है सूर्य को देखते हुए, मैं बहुत लापरवाह था, सोच रहा था कि वो सिर्फ बच्चे हैं, से सभी मार्शल आर्ट जानते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन उनकी स्पीड निश्चित रूप से मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को दर्शाती है। ये बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी नहीं है कि मुझसे मुकाबला कर सके। क्या मुझे लड़ना चाहिए या बस यहाँ से भाग जाना चाहिए? मुझे रोकने वाले वो 2 लोग हैं, अगर वो ही इन बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका मार्शल आर्ट का लेवल मजाक नहीं होगा। मुझे हार मानकर भाग जाना चाहिए। नहीं, बहुत समय हो गया जब से मैंने ऐसी ब्यूटीफुल लड़की देखी है, मैं इस तरह से नहीं जा सकता, मैं हार नहीं मान सकता। तभी अपना स्वord निकाल लेता है और कहता है कि तुम बास्टर्ड, चलो आ जाओ। तो हम देखते हैं कि उसका बॉस अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तो बाकी सभी बंदे भी कह रहे होते हैं उसके, ये तो हमारे बॉस हैं, आप खुद से फाइट करने जा रहे हैं। तो उसका बॉस गुस्से में बोलता है कि तुम बच्चों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हो, ये एनोइंग ब्रैड्स, जब मैं तुमको दिखाऊंगा कि एक ट्रू मास्टर कैसे दिखता है तो तुम अपनी पैंट में पेशाब कर दोगे। जंप कर देता है और सुनयुग पे अटैक करने के लिए। और हारिन और हमारे एमसी ये सब देख रहे होते हैं और वो अटैक करता है, लेकिन सेन और सुनयुग डॉज कर लेता है उसके अटैक को। लेकिन सूरन भी उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देती है। लेकिन जैसे उस बंदे के ऊपर लगता है वो वुडन स्टिक टूट जाता है। तो वो राल टपकाते हुए बॉस कहता है, ये बहुत इम्पेशन लड़की है, रुको मैं तुम्हारे साथ सबसे आखिरी में डील करूंगा। और हम देखते हैं कि सेन और सुनयुग थोड़ा घबरा रहे होते हैं और सुनयुग कहता है कि वो फास्टर और पावरफुल है मेरे सोच से भी ज्यादा। मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि वो भालू जैसा दिखता है या सुअर जैसा। तो मोटा चिढ़ते हुए कहता है, ये तो बहुत बड़ी बात है, मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं? तो सुनयुग गुस्साने लगता है, चिढ़ने लगता है और कहता है कि तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊं, तुम मरोगे चूहे। तो सन कहता है कि अकेले हमला करना बहुत खतरनाक है, चलो साथ में काम करते हैं। तो सुनयुग गुस्सा के चिल्ला के कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस पावर से काम करते रहो। हारिन बोलती है कि सुनयुग, तभी हमारे एमसी उसको रोक देता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो स्टूडेंट पर ट्रस्ट करे और थोड़ा देर और रुकते हैं यहाँ पर। और हम देखते हैं कि सुनयुग उस पर बार बार अटैक कर रहा होता है, लेकिन उस बंदे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो वो बंदा कहता है कि मुझे ये छोटा बच्चा बहुत पसंद आया है। सुनयुग भी कहता है कि चुप रहो, यहाँ कोई डाकू नहीं बनना चाहता तुम्हारी तरह। जैसे ही वो अटैक करता है तो वो
डाकू डॉज कर लेता है और सुनियो के पेड़ पे एक जोरदार अपने स्वॉर्ड के बैग से मारता है, जिसे सुनियो दूर फेंकाने लगता है और अपने मन में कहता है उसने अपने ब्लेड के पीछे वाले हिस्से का इस्तेमाल किया। और वो डाकू कहता है कि बस एक बार मैं तुम पर आसानी से वार करूंगा, अगर तुमने दोबारा हमला किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो सुनियो गुस्सा के चिल्ला के कहता है कि इससे डर नहीं लगता मुझे। तभी सेन पीछे से आता है और उस पर अटैक करने लगता है बार बार, लेकिन उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो डाकू कहता है कि वो हर जगह है। सेन अपने मन में कहता है कि डैम इट, वो मेरे हमलों से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वुडन स्टिक को वो अपने हाथों से पकड़ लेता है और सेन के पेट में एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो चट्टान से टकराता है, पीछे की चट्टान भी टूट जाती है और अपने स्वॉर्ड से भी अटैक करता है। लेकिन मौके टाइम पे सेन उसके अटैक को डॉज कर लेता है, झुक जाता है। तो बंदा बोलता है क्या तुम बच्चे इससे दूर रह सकते हो, आज से खेलने से तुम जल जाओगे। और उसके बंदे कह रहे होते हैं कि वाह आपने बिल्कुल सही कहा बॉस, वो उन बच्चों के सामने बहुत अच्छा लग रहा है, वो उन बच्चों के खिलाफ बहुत शांत है, हम वरी थे क्योंकि आप बस सोते रहते हैं बॉस, हमारा बॉस सबसे अच्छा है। तो उसका बॉस कहता है कि तुम बास्टर्ड, तुम दोनों कब तक वहाँ खड़े होकर देखते रहोगे, अगर मैं उन सबको मार डालूं तो तुम्हें कोई परवाह नहीं होगी। हारिन हमारे एमसी से कहती है कि अगर बच्चे गंभीर रूप से घायल हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, मुझे इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं बस तुम देखो इसे, बच्चे इस लड़ाई में अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे कि हम इंटरफेयर करें। तो वो मोटा कहता है कि हाँ ठीक है, हार मानने से पहले खून खराबा तो होना ही चाहिए, है ना, हार स्वीकार करने से पहले तुमको ब्लड फेड होना पड़ेगा, है ना, अब तुमको अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। और हमारा एमसी कहता है कि वो ये कर सकते हैं। तो गाइस ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।